हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम इकोनॉमी में वापस उसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे सब वापस सोच रहे हैं कि क्या इकोनॉमी ओवर वैल्यूड है, क्या मार्केट ज़्यादा तो नहीं भाग गया। चलिए देखते हैं इसको हम फैक्चुअली कैसे चेक कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये चेक हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए जब भी मार्केट में हमें लगता है कि वैल्यूएशन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम सब जानते हैं कि निफ्टी 12,200 पर है, बैंक निफ्टी 26,500 के ऊपर है, 26,800 के आसपास है करंटली। अब चलिए देखते हैं कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कुछ इंसाइट दे सकते हैं। पहले इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि एक इकोनॉमी फंक्शन कैसे करता है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो पहले इकोनॉमी में मनी सप्लाई आता है। मनी सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सिस्टम के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। कभी भी सोइंग सीजन के पहले आरबीआई लिक्विडिटी इंक्रीज करता है रेट्स कम रखकर, जिससे कि बैंक्स को पैसा सस्ते में मिल पाए और बैंक्स वही पैसा और सस्ते में एक एट कंफर्टेबल रेट्स कस्टमर्स तक पहुंचा पाए और इंडस्ट्रीज को दे पाए। तो इस तरह से आरबीआई सोइंग सीजन के टाइम पे जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज रखती है। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है या कोई सीजन सेल्स आते हैं या जब मनी वापस लाना होता है तब लिक्विडिटी कम कर दी जाती है। लिक्विडिटी कम पैसा खींच के नहीं की जाती, लिक्विडिटी कम मनी सप्लाई कम करके की जाती है। तो उसके वजह से सिस्टम में पैसा वापस आता है। जो पैसा पहले दिया गया था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूटिलाइज करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और प्रोडक्ट्स बनाने में। फिर वही प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं एंड वो प्रोडक्ट्स जो एम्प्लॉयड पब्लिक होती है या फिर जो जनरल कंज्यूमर होता है वो खरीदता है एंड ये पैसा अपनी सिस्टम में वापस आता है। इसी दरमियान अगर जब तक सप्लाई मेंटेन रहेगा तब तक इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा एंड आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो इन्फ्लेशन है, वो भी कंट्रोल रहेगा। सो दिस इज अ क्रूड सेंस ऑफ हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका इकोनॉमी एक ओवरऑल फंक्शन करता कैसे है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दो तरीके के इंडिकेटर्स आपको देखने मिलेंगे। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी है, बट एक बार फिर से इसे कवर कर लेते हैं। आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद भी हमें कुछ दिनों के अंदर ही एक छोटा सा करेक्शन देखने मिला था। लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें फ्यूचर दिखाते हैं बेस्ड ऑन करंट डेटा, दैट इज करंट से मैन्युफैक्चरिंग में कितना सामान पड़ा हुआ है, उसे वो कब बिकेगा, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कितनी है। दैट टेल्स अस द फ्यूचर कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी कैसी हो सकती है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स अहेड फ्यूचर। लैगिंग इंडिकेटर्स जो है वो हमें दिखाते हैं कि अभी तक हमने कैसा परफॉर्म किया है। बेस्ड ऑन पास्ट डेटा हमारी सिचुएशन कैसी है, कैसी थी। लीडिंग इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स स्टॉक मार्केट हो गया, मनी सप्लाई हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गया, जीडीपी एस्टिमेट्स हो गया। जीडीपी एस्टिमेट्स आते रहते हैं कि भाई इस साल का हमारा जीडीपी एस्टिमेट कितना रहने वाला है। ये डेटा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 27 नवंबर को है। लैगिंग इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए हिस्टोरिक जीडीपी डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। ये सारे हिस्टोरिक डेटा है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स माने जाएंगे। लैगिंग इंडिकेटर्स बिकॉज जैसे मैंने कहा वो पास्ट डेटा बताता है। चलिए एक एक करके हर एक को लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स में स्टॉक मार्केट में आपको ये वैल्यूएशंस ऑलरेडी पता है। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। पीई रेशियो, जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, वो जब भी 30 के ऊपर जाता है वो माना जाता है कि पीई इज ओवर वैल्यूड, लाइक पीई इट नीड्स टू करेक्ट इटसेल्फ, मतलब 30 के नीचे आना जरूरी है। अब करंट जो पीई वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी 30 के ऊपर ही चल रहे हैं एंड ये जो पीरियड मैंने मार्क किया है ब्लू लाइन में, दैट इज द पीरियड जब हम 30 टच करके नीचे आ रहे थे। और ये वही पीरियड है जब हमारा कोविड का क्रैश हिट किया। एंड राइट नाउ इफ यू नोटिस तो हमारा पीई उन लेवल्स के ऊपर चल रहा है। इट इज नॉट ट्रेडेड, वो उसके ऊपर चल रहा है। करंट लेवल्स आर 33 अराउंड। अभी अगर आपको याद है तो 15 अक्टूबर को एक करेक्शन आया छोटा सा, उस टाइम पे पीई अपना हाईएस्ट था। ऑन 14 अक्टूबर इट वाज अराउंड 34.87, 35 के करीब करीब था पीई। सो जब पीई हायर होता है इट इंडिकेट्स दैट अ करेक्शन माइट बी कमिंग। उसका क्वांटम कितना होगा वो वक्त ही बताता है। तो अब चलिए देखते हैं कि
नॉर्मल जो अपने क्रैश के टाइम पे रिकवरी होती है वो कैसे होती है, बिकॉज अभी तो हमने देख लिया कि पी करंटली हाई है, बट सिचुएशन भी तो नॉर्मल नहीं है। सिचुएशन अगर नॉर्मल होती, क्रैश वैश नहीं आया होता, तो शायद सिचुएशन समझना आसान होता। जब 2007-9 का क्रैश आया था, 7 में जब क्रैश आया था, तो 7 से लेकर 9 तक का ये पूरा एंटायर डेटा है। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2007 में जब क्रैश आया था, वो यूएसए में आया था, अपने यहाँ पे उसका इफेक्ट जनवरी में आया था। तो उसके बाद जनवरी नेक्स्ट ईयर, तो उसके बाद आपने देखा कि उसका पीई कंटिन्यूअसली गिर गया था। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू वॉच इज पीई कभी भी अपने इनिशियल लेवल्स पर रिकवरी के फेज में नहीं गया। रिकवरी क्या, उसके बाद में भी वो 30 के लेवल्स तक हाई नहीं आया था काफी टाइम तक। ये सिचुएशन करंट सिचुएशन से अलग है, विच मीन्स दैट करंटली वी माइट बी अ लिटिल बिट ओवर वैल्यूड, बट उसके लिए हमें बाकी फैक्टर्स कंसिडर करना बहुत जरूरी है। So, अब अगर अभी हम डिटेल में देखें तो जैसा मैंने कहा था, हम 15 अक्टूबर को जो हमने करेक्शन देखा था वो यहाँ से आया था, तो हमारा वैल्यू 35 के करीब था। करंटली हम 33 to 35 का रेंज वापस एंटर करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी बैक इन दैट रेंज। उसके बाद देखते हैं एक करेक्शन आता है या नहीं आता है। चलिए दूसरा फैक्टर लेता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, जैसा मैंने कहा था, सोइंग सीजन के टाइम पे मनी सप्लाई बढ़ा के रखा जाता है, बट अभी सोइंग सीजन खत्म हो चुका है। अभी सीजनल सेल आने वाले हैं, जिसके वजह से आरबीआई ने जो सिस्टम में पैसा है वो कम कर दिया है फ्लो। आप देख सकते हैं कि मनी फ्लो हैज बीन डिक्रीज टू 43847 INR बिलियन इन अक्टूबर। दैट इज ओनली बिकॉज अभी हमारे सीजन सेल्स आने वाले हैं, जिसमें द मनी इज एक्सपेक्टेड टू कम बैक इन द सिस्टम। कितना आएगा, कैसा आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज जितना कंज्यूमर्स खरीदेंगे उतना सिस्टम में वापस पैसा आएगा। दैट वुड बी गुड। स्पेंडिंग इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अब चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसी है। क्यों? क्योंकि आप खर्च तो करोगे, लेकिन खर्च किस पे करोगे, उसके लिए उतना सामान होना चाहिए। अभी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का डेटा देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रिवील्स दैट इट हैज इंप्रूव्ड ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। अभी अगर हम देखें तो हम पिछले साल के कंपैरिजन में ओनली -8% पे चल रहे हैं, जबकि लास्ट मंथ हम -10% पे चल रहे थे। So currently I would say that manufacturing activity has improved. One major thing is that ये डेटा थोड़ा और लैगिंग रहता है। I mean ये हिस्टोरिकल डेटा ही अवेलेबल है, करंटली सितंबर और अक्टूबर का डेटा अवेलेबल नहीं है। वो जैसे ही आएगा मैं उसके साथ एक एनालिसिस वापस अपलोड करूंगा, बट दिस डेटा इज लिटिल ओल्ड एंड ये अगस्त तक का डेटा है। सो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी था दैट हैड ऑलरेडी पिक्ड अप। एंड अगर आपको लेटेस्ट जानना हो तो आप कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के बारे में एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैसी हैं। आप उसका स्केल इमेजिन कर सकते हैं, उसका ट्रेंड आप देख सकते हैं। सारे कंपनीज का, सारे सेक्टर्स का ट्रेंड देखना ट्रिकी है, इसलिए आप ये चीज देख सकते हैं। दिस इज द डिटेल्ड टेबल जहां पे आपको कितने सेक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं और उनका वेटेज क्या है वो पता चलता है। जो भी मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है या बोल्ड पे किया हुआ है, फूड प्रोडक्ट्स, कोक एंड रिफाइंड, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, दे हैव अ हैवी वेटेज। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो वेटेज, जिनका वेटेज हैवी है, दे हैव पिक्ड अप इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। सारे के सारे अभी उतने अच्छे से पिकअप नहीं हुए हैं, बट डेफिनेटली दे आर बेटर देन व्हाट वी वर इन द वर्स्ट स्टेजेस। वो तो होना भी था एक्चुअली। What is interesting to know is that we are pretty good as far as manufacturing is considered. That is what I get from the data. Because हमारा डेटा अभी काफी अच्छा पिकअप कर चुका है and it is pretty good at good levels. तो अभी जो मार्केट है वो आपने देख लिया कि लीडिंग इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको काफी अच्छा फ्यूचर दिखा रहे हैं। क्यों? मार्केट एक हैवी हाई पे है, लिक्विडिटी मार्केट में कम कर दी गई है, वो तो एक टैक्टिकल स्टैंस बोलूंगा मैं, बट जो सप्लाई है वो अच्छा दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छा दिखा रहा है। सो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आर गुड। बट इसी को बैक करने के लिए आपके पास बाकी के डेटा भी होना चाहिए। लाइक हिस्टोरिकली हमने जो परफॉर्मेंस की है वो भी आपको सेम इंडिकेशंस देने चाहिए। सो अगर आप लैगिंग इंडिकेटर्स देखोगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हैज रिड्यूस्ड, rural unemployment is still high, but I would say it is better than what it was a few months back. जैसे कि अगस्त में हम देखेंगे तो 7.65 था, currently in October it is 6.9. So it is better in comparison to the previous months.
एंड अगर आप अभी इन जनरल ट्रेंड देखोगे तो इट इज ऑल्सो पिकिंग अप. फॉर एग्जाम्पल 29 अक्टूबर से अगर आप देख रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर इज रिड्यूसिंग, which is good because unemployment कम होना that means more people are getting employed, more people will have jobs, more their spending capacity will improve. So in general unemployment data is good because unemployment is reducing. CPI is higher, which is a bad sign. This I had studied and that is how I know. चलिए डेटा में देख लेते हैं. CPI में अगर आप देख रहे हो तो CPI is continuously increasing, which is not a good sign. बट इन कंपैरिजन अगर आपका लोग का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाए देन सीपीआई कैन बी कंट्रोल. मतलब अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ साथ में लोगों का स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है देन सीपीआई इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम. एंड लास्टली कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स. कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में ये दो टेबल्स हैं. एक है दलाल स्ट्रीट जर्नल में से एंड एक है इकोनॉमिक टाइम्स में से. अगर आप दोनों में देखोगे तो दिस इज अ क्यूमुलेटिव पिक्चर ऑफ द 972 कंपनीज रिजल्ट्स व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड सो फार फॉर Q2 in FY21. What picture that gives us is a pretty good one. How? First of all, in comparison to the previous quarter, जो हमारा sales है that has improved a lot. Net profit has improved a lot. What is more interesting to see is as compared to Q2 FY20, पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर के कंपैरिजन में भी हम ज्यादा लैगिंग नहीं हैं. आप चाहे दलाल स्ट्रीट का नंबर ले लो या फिर आप चाहे इसका नंबर ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स का नंबर ले लो, द नंबर्स आर नॉट दैट बैड जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा. या फिर अभी भी आप अगर सोच रहे हो कि हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है, टेक अ गुड लुक एट द नंबर्स. या फिर आप अपनी कंपनीज उठा लो कि ये मेजर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल HUL, रिलायंस, कोई भी आप मेजर कंपनीज उठा लो, आप मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स चेक कर लो, उनका वेटेज चेक कर लो एंड दैट विल गिव यू अ बेटर पिक्चर. बट नंबर चेकिंग इज इंपॉर्टेंट बिफोर अज्यूमिंग या फिर बिफोर थिंकिंग ऑफ एनीथिंग कि यार ये शायद ओवर वैल्यूड लग रहा है. बिकॉज हमारे आपके लगने से कुछ नहीं होता. अगर नंबर्स बैक कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को देन इकोनॉमी विल ग्रो अप. एंड इफ वी आर ट्राइंग टू शॉर्ट इट या फिर अगर हम नेगेटिव सोच के बैठे हैं कि नहीं ये ओवर वैल्यूड करेक्शन आएगा देन वी आर द वंस हु आर रॉन्ग. सो ओवरऑल अभी अगर आप ये सोचो तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब ऊपर जाएगा या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब नीचे जाएगा. करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इन डाउन ट्रेंड. अब वो ऊपर क्यों जाएगा? अगर कोई और से ले ऑफ्स होते हैं या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल गो अप. डू यू इमेजिन दैट सच अ सिचुएशन इज गोइंग टू कम अप इन द नियर फ्यूचर? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है नियर फ्यूचर में? अगर आपको लगता है तो आप सोचिए कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है क्या. कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, बट अगर उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो एंड अगर आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा हो देन राइजिंग इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरीली अ प्रॉब्लम बिकॉज आपका स्पेंडिंग बढ़ सकता है. कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में अभी तक हमने काफ़ी रिजल्ट्स देख लिए हैं, काफ़ी पेंडिंग है. सो एक्चुअली इट इज़ अ फ्री फील्ड, आप उसमें जितना चाहे उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं. दिस ओनली गिव्स यू क्यूमुलेटिव पिक्चर. सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ what is happening in the leading indicators and in the lagging indicators. तो अब आप इमेजिन करो कि लीडिंग में क्या हो रहा है, लैगिंग में क्या हो रहा है. लार्जर पिक्चर आपको कैसा दिख रहा है? मतलब जो माल सामान बना है वो बेच के उतना सारा जो पैसा है वो वापस इकोनॉमी में आएगा, उतनी अपनी वैल्यूएशन करेक्ट है. सो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करो कि इकोनॉमी की स्थिति कैसी है. आप अपना ओपिनियन कमेंट्स के थ्रू शेयर कीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप शेयर कीजिए. वहाँ पे एक डिस्कशन फोरम मैं इसके लिए ओपन करने वाला हूँ. सो लेट्स लर्न टुगेदर. आई वुड से आप डेफिनेटली अगर आपने वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कीजिए. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए. मैं उसके अंदर लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ. आई डेफिनेटली कम्युनिकेट विद पीपल, आई डेफिनेटली टॉक टू पीपल. सो आप वहाँ पे आके वी कैन हैव अ चैट. आप कमेंट भी कर सकते हैं. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड कल एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा आज शाम तक, बिकॉज ये वीडियो शायद संडे को ही आएगा. तो संडे में एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं वीकली एनालिसिस डालूंगा. आप उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा बिकॉज दैट विल शेयर अ लिटिल मोर डिटेल्स कि आप किस लेवल तक निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो.
थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।